चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है, जिसके अंदर कल हमने जैसे पढ़ा था, एक टर्म पढ़ा था जीन पूल एंड डेम, दो लफ्ज हमने पढ़े थे, जीन पूल एंड डेम। उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उसके दरमियान में जैसे एक हेडिंग मौजूद है और भी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जो एवोल्यूशन के प्रोसेस को आगे जो है बढ़ाने में उसका एक मे भी रोल हो सकता है। विकास, जैसे आपको पता है कि जो डार्विनिज्म, उसकी जो मेन पॉइंट थी डार्विनिज्म की, वो थी नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनिज्म का फोकस था वो नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया था, नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया था वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से लिया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए उसने देखा कि काफी सारे जो एनिमल्स, जो स्पेशली डॉग्स का, पिजिन का उन्होंने एग्जांपल लिया कि इतने ज्यादा ब्रीड बन सकते हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हजारों सालों से जो लाइफ प्रेजेंट है उसकी वजह से पॉसिबली उसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही जैसे न्यू स्पीशीज बनी है। पर उसके बावजूद एक और रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है जिसका नेम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, उसका असर ये होता है, जैसे कल भी आपने देखा कि इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स होती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन के जीन ट्रांसफर होते हैं या इनहेरिट होते हैं। जीन ट्रांसफर या इनहेरिट होते हैं तो ही आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंजेस आती है। अल्टीमेटली तो जीन्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस आए। तो अब जो रिसेंट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके जरिए क्या किया जाता है कि किसी डिजायर्ड एक स्पीशीज, उसकी जीन किसी एनदर स्पीशीज के अंदर इंसर्ट करके वो ट्रेट को लेते हैं, कैरेक्टर को लेते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ रही है। कहते हैं कि ये तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी ज्यादा एवोल्यूशनरी प्रोसेस को फेवर कर सकती है। आगे बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर भी मौजूद है, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर किस तरह से ये जीन की, जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन इंसर्ट करके प्रोडक्ट्स भी ली जाती हैं, स्ट्रक्चर्स में भी आजकल जैसे चेंजेस इस टेक्निक के जरिए आ रही है। तो ये आगे कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है तो ओपन द डोर ऑफ एवोल्यूशन। कैसे? बिकॉज उसके अंदर फॉरेन जीन की इंसर्शन की जाती है रादर देन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन को बहुत ही कम ये उसमें सिलेक्ट वो पर्सन ही करता है कि कौन सा जीन किस स्पीशीज में ट्रांसफर करना है, कौन सा कैरेक्टर लेना है, आर्टिफिशियली जैसे सिलेक्शन। पर आगे उसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होगी तो वो आगे न्यू कैरेक्टरिस्टिक बनाने में, वैरायटीज बनाने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, जिसको बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे हम आते हैं। बहरहाल ये आगे क्लासेस होंगे, हम उनमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन नोट करेंगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स किससे कहते हैं। जिससे आपको पता है कि जेनेटिक्स कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड, इस ट्रांसमिशन को हम कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस भी आती रहती हैं, तो वेरिएशंस एंड हेरिडिटी की जैसे मैकेनिज्म को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एक अगर पर्टिकुलर टाइप का अलील होता है, जीन होता है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस रेशो से आगे जो बढ़ रहा है, दूसरा नहीं बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है आगे उसकी ट्रांसमिशन हो रही है। अल्टीमेटली एक दिन ये हो सकता है कि जो ज्यादा ऑफ स्प्रिंग जिसके आ रहे हैं, यकीनन आगे एनवायरनमेंट के अंदर उनकी पॉपुलेशन जरा ज्यादा हो जाएगी। तो इसके अंदर जो हम इससे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन, इसकी स्टडी करते हैं। फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ अलील इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। सो विद दिस एवोल्यूशन इज चेंज इन जीनोटाइप ऑफ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। तो आज जैसे आजकल मॉडर्न डेफिनेशन जैसे एवोल्यूशन की ये है कि जब तक जीनोटाइप या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं आती है, जेनेटिक
कंस्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप के अंदर कोई चेंज नहीं आती है तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंज नहीं जाएगी। तो अब ये किस रेशो से पहले ये कैरेक्टर जो है इनहेरिट होंगे, फिर जो है मोर कौन सा ऐसा कैरेक्टर होगा जो पॉपुलेशन के अंदर जो है ज्यादा इनहेरिट होता है, एक कम हो जाएगा एक ज्यादा इनहेरिट हो जाएगा। इस तरह से पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एक रोल होता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर, जिसको हम आज सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ allele frequency, gene frequency in the process of evolution। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि हाउ किस तरह से एवोल्यूशन जैसे आगे जीन पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एवोल्यूशन प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। So it is necessary to learn about the population genetics to understand the mechanism of evolution. The basic term जैसे हमने कल भी पढ़ा था जीन पूल, टोटल सम ऑफ द ऑल द जीन्स, डिफरेंट जीन्स जितने भी हैं एक पॉपुलेशन के, उसे हम कहते हैं जीन पूल कहते हैं। और जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डेम कहते हैं। दो लफ्ज हमने पढ़े थे, एक लफ्ज पढ़ा था डेम पढ़ा था और दूसरा लफ्ज हमने सीखा था जीन पूल। जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द डेम, genetically isolated unit of population is called gene, and total sum of all the different genes and their alleles is called the gene pool। evolutionary point of view से जब तक gene pool unshared है, evolutionary point of view से जब तक ये gene pool share नहीं होता है, इसके जीन्स किसी नेक्स्ट किसी पॉपुलेशन के अंदर नहीं जाते हैं, कोई evolutionary change नहीं आती है। जब ये जीन पूल जब तक आइसोलेट होता है, कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज आगे नेक्स्ट पॉपुलेशन में नहीं आती है। तो जीन पूल इज डिफाइंड एज ऑल द जीन्स दैट अकर इन अ पॉपुलेशन, जैसे ऑल द एलील्स ऑफ द जीन्स फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल। सिंपली हमने कल जो डेफिनेशन पढ़ी थी, जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन, एंड टोटल सम ऑल द डिफरेंट जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पूल, उसे हम कहते हैं जीन पूल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन पूल। एग्जाम्पल भी हमने जैसे लिया था, एग्जाम्पल के हवाले से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फ्रॉग की पॉपुलेशन है, इसके अंदर जैसे स्किन कलर के हवाले से देखिए रेड भी है, ग्रीन भी है, पर्पल भी है। तो स्किन के जैसे जीन्स, जितने भी डिफरेंट टाइप के जीन्स, ना फकत स्किन के पर डिफरेंट टाइप के जितने भी इसके जीन्स हैं, अलील्स है, उससे कलेक्टिवली हम कहते हैं जीन पूल कहते हैं। जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जेम कहते हैं। दो लफ्ज हमने कल सीखे थे, ठीक है। अब ये जिस तरह से इनके अंदर चेंज कैसे आती है, चेंज के हवाले से जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे चैप्टर 8 का एक जैसे टॉपिक है, चैप्टर 8 के अंदर अगर किसी ने जेनेटिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पी प्लांट के कैरेक्टर चैप्टर 8 के अंदर हमने पढ़ा था। पी प्लांट के अंदर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर थे, जिसमें एक जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइट का कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल हाइट का कैरेक्टर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने इसको स्टडी किया था। हाइट का एक ट्रेट है या कैरेक्टर हम लेते हैं, वन ट्रेट और कैरेक्टर, एक ट्रेट या कैरेक्टर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है, जाहिर है ऑल द कैरेक्टरिस्टिक आर कंट्रोल्ड बाय द जीन। और एक जीन के जैसे दो अलील्स होते हैं, हर एक जीन के नॉर्मली दो अलील्स होते हैं। कैसे दो अलील होते हैं, एक डवारिफ और दूसरा जैसे ट्राल। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो अलील क्यों हैं, बिकॉज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक और स्पर्म की यूनियन से बनते हैं। एक जीन जैसे एक सेल से और एक जीन जैसे स्पर्म सेल से आएगा, तो जो इंडिविजुअल होगा उसके अंदर दो अलील होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हाइट का एग्जाम्पल लिया, एक सेल के अंदर कैपिटल टी है, स्पर्म के अंदर एक, जैसे ये जीन हाइट का है तो यकीनन वो इंडिविजुअल होगा, नेक्स्ट जनरेशन होगा, उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी। इसी तरह से एक इंडिविजुअल है जिसके एक सेल के अंदर कैपिटल टी है, स्पर्म सेल के अंदर स्मॉल टी है, तो यकीनन जैसे नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यानी दो अलील मौजूद हैं। ये भी जिस तरह से हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, पर एक ऐसा एक सेल जिसके अंदर स्मॉल टी है और दूसरा भी स्पर्म जिसके अंदर स्मॉल टी का जीन है, तो अल्टीमेटली डवार्फ का कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस होता है। इसी वजह से हम कहते हैं हर एक ट्रेट कैरेक्टर होता है दैट इज रेगुलेटेड बाय द वन जीन, और उसके दो अलील होते हैं, जिसके अंदर जो डोमिनेंट अलील होगा देन वो एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एक पॉपुलेशन बताई गई है कि 100 पी प्लांट्स हैं, 100 पी प्लांट्स हैं,
तो जाहिर है जब 100 पी प्लांट है, हम एक ट्रेट लेते हैं, कौन सा ट्रेट या कैरेक्टर लेते हैं? फ्लावर का कलर के जो है इसका ट्रेट लेते हैं। तो इसके अंदर अलील कितने होंगे? प्लांट जैसे 100 पी प्लांट है, अलील जो इसके अंदर होंगे 200 होंगे, बिकॉज हर एक ट्रेट को रेगुलेट करने का एक जीन होता है, उसके 2 अलील। तो फ्लावर के उस पॉपुलेशन के अंदर 100 पी प्लांट की पॉपुलेशन के अंदर फ्लावर के जो अलील्स होंगे वो 200 होंगे। अब ये 200 अलील है, पर पॉपुलेशन के अंदर कौन सा अलील है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट होता है, उसकी मैकेनिज्म का एवोल्यूशनरी प्रोसेस पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट या असर होता है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस पे कैसे होता है, हम नेक्स्ट जिस तरह से आते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट अलील्स फॉर कलर इज कॉल्ड अलील फ्रीक्वेंसी। ये अलील फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, जिसे जीन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सा अलील या कौन सा जीन जैसे इनहेरिट होगा, ज्यादा तादाद में इनहेरिट होंगे, नहीं होंगे, कौन से होंगे, देन आगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस सारी जैसे स्टडी इस तरह की जो होती है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसके अंदर अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी की जैसे कितने अलील जो है नेक्स्ट जनरेशन में पॉपुलेशन के अंदर वो इनहेरिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इससे हम कहते हैं जैसे एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स की हेडिंग देंगे। एक एग्जाम्पल भी लिया है हमने, कौन सा एग्जाम्पल लिया है? एग्जाम्पल लिया है कि जैसे 100 पी प्लांट है, ट्रेट एक है, कौन सा ट्रेट है? फ्लावर कलर का, और उसके अंदर 100 प्लांट है, तो जाहिर है 100 जीन्स होंगे इस फ्लावर कलर के, तो अलील कितने होंगे? 200 अलील होंगे। वेरी क्लियर, सिंपल सी है। पर एक सिचुएशन बताई गई है, अलील फॉर पर्पल फ्लावर। पर्पल जो फ्लावर होता है वो रिसेसिव ट्रेट होता है। पर्पल फ्लावर रिसेसिव ट्रेट, सॉरी डोमिनेंट है, व्हाइट डोमिनेंट। पर्पल जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है, व्हाइट जो है रिसेसिव ट्रेट होता है। पर्पल जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो व्हाइट फ्लावर होता है ये रिसेसिव, जो चैप्टर 8 का चार्ट है उसके अंदर ये मौजूद है। व्हाइट फ्लावर का जो ट्रेट है वो रिसेसिव है, पर्पल फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट है। तो इस हाइपोथेटिकल एक पॉपुलेशन के अंदर ये देखा गया कि लाइक 60 फॉर व्हाइट फ्लावर रिसेसिव है, 60 ऐसे प्लांट्स, 60 ऐसे अलील्स हैं, और 140 जो है वो पर्पल है। 140 जो है पर्पल का जो लाइक जीनोटाइप ऐसा है जिसके अंदर अलील जो है तकरीबन जैसे 140 पर्पल के हैं और व्हाइट के जो है 60 है। तो अब इसमें हम कैसे अलील फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं? अलील फ्रीक्वेंसी का मालूम करने का बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। तरीका ये है कि जितने भी अलील होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अलील कितने हैं? अलील है 200। अगर हम डोमिनेंट ट्रेट को मालूम करना चाहें कि इसकी अलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो जैसे कितने 140 है डोमिनेंट, कितने टोटल कितने अलील है? 200। 140 को डिवाइड करेंगे 200 से, यकीनन इसका जो आंसर आएगा 0.7 आएगा। 0.7 का मतलब होता है 70%। जैसे 5-6 क्लास की मैथमेटिक्स में ये ऐसे 0.7 को परसेंटेज कितना होगा, ऐसे सवाल जो है मैथमेटिक्स के अंदर 5-6 क्लास के अंदर करवाते हैं। 0.7 का मतलब होता है 70%। अब हम जिस तरह से व्हाइट जो रिसेसिव ट्रेट है उस पे आते हैं कि रिसेसिव ट्रेट की अलील फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम की जाती है। रिसेसिव ट्रेट कितने? 60 है, टोटल 200 है, तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर यकीनन जिस तरह से इसका आंसर आएगा 0.3, अगर आप डिवाइड करेंगे, जैसे नोटिंग भी हमने की है 0.3 दैट इज 30%। तो रिसेसिव ट्रेट जो होगा 30% होगा, और इस पॉपुलेशन के अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो 70% होगा। डोमिनेंट ट्रेट होगा 70%, रिसेसिव ट्रेट होगा 30%। 0.3 इज इक्वल टू 30%, 0.7 इज इक्वल टू 70%। अब हमने ये नोट किया है कि जैसे 100 पी प्लांट है उसके अंदर 70% डोमिनेंट ट्रेट वाले पर्पल वाले हैं, और 30% प्लांट जो है वो रिसेसिव ट्रेट वाले हैं, जो रिसेसिव ट्रेट वाले हैं। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब देखें कि इसके अंदर एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये अलील फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन भी है हमारी बुक के अंदर, नाउ क्वेश्चन अराइजेस ये व्हाट इज द रोल ऑफ दिस अलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी का क्या रोल हुआ? तो एक जिस तरह से नेचुरल जैसे सिलेक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन की फोर्सेस है। काउ विच ईट अप ऑल द पर्पल फ्लावर, पर्पल जो डोमिनेंट थे कितने परसेंटेज थे उसके अंदर? आपको पता है कि 70% उस
इलाके के अंदर जैसे पर्पल फ्लावर के प्लांट बिफोर रिप्रोड्यूसिंग सीड, यानी उसकी रिप्रोडक्शन से पहले, जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि अगर एक ऐसे अलील जो अनफेवरेबल होते हैं, वहां पे अनफेवरेबल पड़ा था, रिप्रोडक्शन से पहले उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डेथ, अगर आपको याद हो जेनेटिक डेथ कहते हैं। तो इसी तरह से ये कोई और रीजन हुआ कि काऊ ने एक पर्पल जितने भी फ्लावर थे उन सब प्लांट को खा लिया। अब रिजल्ट क्या होगी कि अलील फॉर पर्पल फ्लावर जो कैपिटल पी ये डोमिनेंट है ओवर व्हाइट फ्लावर था, अब इसमें कोई भी नहीं बचेगा, यानी इसकी जो पॉपुलेशन होगी पर्पल की ये खाने के बाद पहले 70% थी, अब क्या होगा, अब वो हो जाएगी 0% हो जाएगी। इसी तरह से पहले जिस तरह से देखिए नन ऑफ दीज प्लांट्स विल ग्रो वाइल व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे ओनली व्हाइट। पहले कितने थे, पहले उस इलाके के अंदर थे 30%, अब कितने हो गए, अब हो गए 100% हो गए। क्यों 100% हुए, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ओनली एंड ओनली व्हाइट फ्लावर होंगे। इस तरह से जो है, इस तरह से क्या होगी कि ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का अलील फ्रीक्वेंसी का एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एवोल्यूशन यानी न्यू, जैसे हम ट्रेड कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं, या उस एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ओनली एंड ओनली व्हाइट होंगे, पर्पल भले डोमिनेंट थे, ज्यादा थे, अब वो खत्म हो गए। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट इस तरह से करती है। तो ये इस तरह से अलील फ्रीक्वेंसी को मालूम किया जाता है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस में इसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये कि जैसे बॉटल और उसके अंदर जैसे एक जैसे मॉडल दिया था कि बॉटल नेक इफेक्ट किस तरह से काम करती है कि पेरेंट पॉपुलेशन के अंदर दोनों अलील मौजूद है। जैसे इसके अंदर छोटे छोटे बॉल रखे हैं, एक बॉल जैसे ब्लू कलर के हैं, दूसरे येलो कलर के, दोनों इक्वल है फॉर एग्जाम्पल। फिर एक सडनली किसी रीजन की वजह से क्या हुआ है, किसी रीजन की वजह से बॉटल नेक ड्रेस्टिकली रिडक्शन इन पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है, पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है अचानक। जैसे जैसे हम एग्जांपल लें कि येलो जो थे इसके अंदर, येलो जितने भी थे फॉर एग्जांपल, येलो कलर के जितने भी थे येलो, ये सब लॉस हो गए। येलो जो है इनका जो है मेजॉरिटी इसकी जो है वहां से गिर गई है, लॉस हो गया है, मेजॉरिटी लॉस हो गया किसी रीजन की वजह से। अब सर्वाइविंग इंडिविजुअल ज्यादा कौन से, सर्वाइविंग इंडिविजुअल अब यकीनन क्या हो जाएंगे, यकीनन ये ब्लू हो जाएगी, ब्लू सर्वाइवर। तो अब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर किसकी जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अब जो ज्यादा पॉपुलेशन होगी ब्लू की होगी। किसी जमाने में वरना क्या था, वरना जैसे दोनों जो अलील कॉमन थे, अब ये इस गिर जाने की वजह से फॉर एग्जाम्पल जैसे काऊ ने पर्पल फ्लावर को खा लिया, डोमिनेंट थे, अब क्या बचे, सिर्फ व्हाइट बचे। तो इस इफेक्ट को कहते हैं, ये बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं कि सडनली किसी रीजन की वजह से अगर कोई पॉपुलेशन है उसमें ऐसे कमी हो जाती है तो देन जो रिमेनिंग जो बचेंगे तो वही जो आगे ग्रो करेंगे, उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। तो इससे जीन फ्रीक्वेंसी फॉर पर्पल फ्लावर, इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि जीन फ्रीक्वेंसी फॉर पर्पल फ्लावर क्या हुई, उसके अंदर वो बहुत ही रिड्यूस हो गई। पर्पल फ्लावर जो है विल ड्रॉप टू 0% पहले हमने पढ़ा, और व्हाइट फ्लावर कितने हो गए, व्हाइट फ्लावर जो 100% हो गए। एज अ रिजल्ट सेलेक्टिव ईटिंग हैबिट ऑफ द काऊ ने किस को खाया, सिर्फ पर्पल फ्लावर को। एंड हैव अकर्ड दैट इन द फील्ड it shows the evolution is a change in the allele frequency of population owing to differential reproduction। differential reproduction क्या है, जैसे आप कल की क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करें, कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। जब ब्राउन कलर की बीटल्स ज्यादा रिप्रोड्यूस हो रही है और ग्रीन कलर की बीटल्स वो रिप्रोड्यूस कम हो रही होती है, तो ये एक डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है। तो इसके अंदर किसकी रिप्रोडक्शन कम हुई है, मीन्स 0 हो गई है, वो पर्पल की ज्यादा किसकी हुई है, ज्यादा हुई है व्हाइट की। तो इससे हम कहते हैं ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन हुई है। और इसी तरह से जो आगे जो जनरेशन कौन सी बढ़ेगी, ओनली एंड ओनली व्हाइट फ्लावर की बढ़ेगी। इस तरह से जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर जो है यकीनन क्या होता है कि एलील फ्रीक्वेंसी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इन एवोल्यूशनरी टर्मिनोलॉजी द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड बाय इट्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो अब देखिए रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इसमें कौन सक्सेसफुल था, व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट सक्सेसफुल रहा, हालांकि वो रिसेसिव है पर वो 100% आ गया। सो इन द गिवन एग्जांपल व्हाइट फ्लावर हैड द ग्रेटर फिटनेस, हाँ रिसेसिव तादाद पहले 30% थी,
अब क्योंकि एक ऐसी चेंज आ गई जिसकी वजह से अब ये जो है रिप्रोडक्टिवली फिट है, जिससे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉइंट है। फिटेस्ट वही ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जीन को इनहेरिट कर सकता है, वही फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं कर सकता है, तो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव फिट नहीं है, ये हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फिट नहीं है। तो इसके अंदर पर्पल फ्लावर्ड जो प्लांट है ये रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है। अब इसके अंदर रिप्रोडक्टिवली फिट जो हो गए वो व्हाइट फ्लावर्ड, बिकॉज यही इनके ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इन्हीं का आ रहा है। तो ये अब हम इसे कहेंगे कि रिप्रोडक्टिवली फिट जो ऑर्गेनिज्म होगा, अब ये पर्पल कलर का नहीं बट व्हाइट कलर का फ्लावर का प्लांट होगा, वो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा। इसी रिलेशनशिप को दो पर्सन थे जिन्होंने एक इक्विलिब्रियम दिया था, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इंग्लिश मैथमेटिशियन जीएच हार्डी उसका नेम था, जर्मन एक फिजिशियन था जिसका नाम था वेनबर्ग। इन दोनों ने, हार्डी और वेनबर्ग ने, एक इन अलील फ्रीक्वेंसी के लिए एक रिलेशनशिप दिया। एक जिस तरह से मैथमेटिक का एक फार्मूला जैसे होता है P प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या होगा, P प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो P स्क्वायर जो होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी अब होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की P स्क्वायर इज इक्वल टू होमोजाइगस डोमिनेंट। इसी तरह से Q स्क्वायर जो होता है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा, और 2pq जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप को एक्सप्रेस करता है। जैसे अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कैपिटल P ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव कौन सा था, जैसे स्मॉल p जो है ये रिसेसिव जीनोटाइप को एक्सप्रेस करता है। और हेटेरोजाइगस क्या होगा, कैपिटल P स्मॉल p, जिस तरह से एक पॉपुलेशन के हवाले से हमने नोट किया, उस वो 2pq होगा, जस्ट pq नहीं, 2pq। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में 2pq उसको जो है हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन अलील फ्रीक्वेंसी को, इनके रिलेशनशिप को, जैसे एक इक्वेशन के अंदर, एक इक्विलिब्रियम के अंदर P प्लस क्यू होल स्क्वायर दैट इज द P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हार्डी वेनबर्ग इन्होंने कहा कि जब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आती है। जब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आती है। 1 इज इक्वल टू 1 इसका वैल्यू होना चाहिए, इस इक्वेशन का जो सम हो वो 1 हो। 1 इज इक्वल टू 1 होगा तो कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है। और जब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगी। 1 इज इक्वल टू 1, नो चेंज, इक्विलिब्रियम है। तो इसको किस तरह से उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, उसकी एक, जैसे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये बुक की डेफिनेशन तो नहीं है बट जनरल डेफिनेशन, कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील, जैसे आपने देखा कि व्हाइट फ्लावर का अलील एट ए पर्टिकुलर लोकस इन द पॉपुलेशन एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज। फ्रैक्शन कैसे, जिस तरह से आपको पता है 30 आउट ऑफ 200 अलील थे व्हाइट के, 140 आउट ऑफ 200, 140 आउट ऑफ 200 कैपिटल P के थे और ये थे स्मॉल p के। तो इस फ्रैक्शन या परसेंटेज के जरिए जो इन अलील को मेजर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं लाइक ये अलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी। अलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्रैक्शन ऑफ द जीन कॉपीज। फ्रैक्शन ऑफ द जीन कॉपीज किसी भी एक ट्रेट के, जैसे व्हाइट फ्लावर के प्लांट के जैसी फ्रीक्वेंसी that are of the particular allele in a defined population। पॉपुलेशन कितनी थी, 100 p प्लांट की थी, उसके अंदर जैसे व्हाइट कलर के अलील की जो फ्रीक्वेंसी थी वो दैट इज द 30 अपॉन, वो सॉरी 60 अपॉन, ये 60 थे, 60 अपॉन 200 और ये थे 140 अपॉन 200 फॉर एग्जाम्पल। तो ये इससे हम कहेंगे अलील फ्रीक्वेंसी कहेंगे। थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल लिया था 60 अपॉन 200, 60 अपॉन 200, तो ये आगे 30% आए गए थे और ये इनका जो 70% आ गए थे। तो अलील फ्रीक्वेंसी कैसे जैसे डिफाइन करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर जिस तरह से 60 है उनको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ अलील से, अगर 140 है तो उनको टोटल नंबर, डोमिनेंट जो थे उनको टोटल नंबर ऑफ अलील से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल अलील्स ऑफ अ सर्टेन टाइप डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ अलील।
सर्टेन टाइप का मतलब है कि जिस तरह से इसमें ये थे व्हाइट के अलील थे और इसके अंदर क्या कौन से अलील थे, पर्पल के अलील थे, व्हाइट की और पर्पल अलील। ये क्या है, टोटल टोटल अलील इन अ पॉपुलेशन। ये टोटल अलील इन पॉपुलेशन उससे डिवाइड करते हैं, टोटल अलील इन पॉपुलेशन। किसी भी एक पॉपुलेशन के टोटल अलील उस ट्रेट के डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर अलील, तो उसमें क्या आ जाएगी, वो अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे इस केस के अंदर आप 0.3 और 0.7 जो अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हार्डी वेनबर्ग ने क्या जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, अकॉर्डिंग टू देम का मतलब है हार्डी और वेनबर्ग, the frequency of dominant and recessive allele in a population will remain constant। will remain constant का मतलब है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन 1 इज इक्वल टू 1 होता रहेगा, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशन। अगर कुछ ऐसी कंडीशन होगी तो 1 इज इक्वल टू 1 मेंटेन रहेगा, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो 1 इज इक्वल टू 1 जो है मेंटेन नहीं होगा, तो फिर चेंज आ सकती है, तो फिर एवोल्यूशनरी चेंज आ सकती है। जब तक ये इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी 1 इज इक्वल टू 1, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी। इन अदर वर्ड्स, अंडर स्टेबल कंडीशन अलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड देयर जीनोटाइपिक रेशियो रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसका मतलब होता है कि अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये अगर सेम रहे तो कोई भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस एवोल्यूशन फेवर नहीं करेगी। 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, नो चेंज, सेम जिस तरह से ट्रेड आते रहेंगे। पर जब इसके अंदर जिस तरह से कोई चेंज आती है तो यकीनन क्या होगा, चेंज आएगी तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस को ये फेवर करेगा। तो पहले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ये बायनॉमियल एक्सप्रेशन है पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, और जिसका लाइक जैसे आपको पता है पी प्लस क्यू होल स्क्वायर जो है उसका जो अगर सिंपल करें उसको पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। पी स्क्वायर किसको रेफर करता है, आपको पता है डोमिनेंट रेट को, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। 2p क्यू हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को, और इसी तरह से क्यू होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव को जो है एक्सप्रेस करता है। ये फार्मूला के अंदर एक्सप्रेशन इस तरह से होती है, फार्मूला के अंदर इसी तरह की एक्सप्रेशन होती है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है उसके जरिए जिस तरह से इसको समझाने की, इस इक्विलिब्रियम को समझाने की कोशिश की गई है कि एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर 0.9 जो एक डोमिनेंट ट्रेट है, और इसी तरह से रिसेसिव अलील जैसे स्मॉल ए, कैपिटल ए का जो जिस तरह से फ्रीक्वेंसी है 0.9, कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.9 है, और स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.1 है। तो आप बताएं इस हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में आप कैसे प्रूव करेंगे 1 इज इक्वल टू 1 पॉपुलेशन जो सेम या सिमिलर रहेगी। तो फार्मूला जैसे गिवन है, यू नो वेरी वेल, पी स्क्वायर किसको शो करता है, पी स्क्वायर डोमिनेंट रेट को शो करता है, तो वो उसका वैल्यू हम लगाएंगे। क्यू स्क्वायर किसको शो करता है, रिसेसिव रेट को शो करता है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, और इसी तरह से 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हमने इसको वैल्यू किया 2pq। 2pq का मतलब क्या, 2pq, 2p इज द 0.9, q इज इक्वल टू 0.1। अब इसको जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18, और इसको जब सिंपल करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, और इनको अगर सिंपल करेंगे तो 0.81। अब इन सबको जब प्लस करेंगे 0.81, 0.81, 0.18, 0.01, तो ये 1 हो जाएंगे। 1 इज इक्वल टू 1 यानी इक्विलिब्रियम जो है रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज या तब्दीली नहीं आएगी, कोई भी चेंज। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू 1 मेंटेन होगा, तो कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज नहीं आती है। एक जिस तरह से छोटा एग्जांपल है कि जिस तरह से एक 10% की पॉपुलेशन है, जाहिर है जब 10% की पॉपुलेशन है उसके अंदर अलील कितने होंगे, अलील होंगे 20। जैसे हमने पढ़ा था 100 पी प्लांट की पॉपुलेशन है, 100 पी प्लांट की पॉपुलेशन है 100 की, कैमरा है ना तीन कुछ
स्टूडेंट्स ने मे भी कुछ पॉइंट्स नहीं सीखे हो, हम थोड़ा सा वापस बैक पेज पे आते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। जिस तरह से हमारी बुक का ही एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल है, एक ऐसी पॉपुलेशन है डोमिनेंट ट्रेड की जिसका उसके अंदर अलील फ्रीक्वेंसी है 0.1, उसका सेम ट्रेड रिसेसिव है, उसकी अलील फ्रीक्वेंसी है 1। रिसेसिव का जैसे अलील फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो 1 है, और डोमिनेंट का जिस तरह से डोमिनेंट का जो है 0.9 है। अब इसको जो है पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर, फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। कैसे फार्मूला के अंदर पुट करेंगे? यू नो वेरी वेल कि पी स्क्वायर, पी किसको शो करता है? पी स्क्वायर जो डोमिनेंट रेट को करता है। वैल्यू क्या है? 0.9। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.81। इसी तरह से क्यू स्क्वायर क्या है? रिसेसिव रेट है, रिसेसिव 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इसका जो आंसर आएगा, जो सिंपल आएगा 0.01। इसी तरह से 2pq, p इज इक्वल टू 0.9, q इज इक्वल टू 0.1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसको सिंपल करेंगे तो 0.18 आएगा। तो इसी तरह से जब इन तीनों को प्लस करेंगे, जैसे वेरी सिंपल सा फार्मूला है, वेरी सिंपल बायनॉमियल एक्सप्रेशन है, 0.81, 0.18 एंड 0.01, इसको प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इक्विलिब्रियम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन है, और कोई भी चेंज नहीं आएगी पॉपुलेशन के अंदर, कोई भी इस तरह की चेंज नहीं आएगी। जब 1 इज इक्वल टू 1 होता है तो कोई भी चेंज या तब्दीली या एवोल्यूशनरी प्रोसेस उसके अंदर नहीं होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है। एक और चीज हम थोड़ी सी सीखेंगे कि और भी कई इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो प्रॉब्लम आ जाए किस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं, किस तरह से इनको हल कर सकते हैं। जैसे एक 10 पीपल की पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लिया गया है, जाहिर है 10 पीपल है, किसी भी एक ट्रेड को लेते हैं तो उसके अंदर उस पॉपुलेशन के अंदर 20 एलील होगी। जैसे थोड़ी देर पहले हमने लिया था 100 पी प्लांट, और उसके अंदर एक फ्लावर कलर का ट्रेड लिया था, तो उसके अंदर हमने नोट किया था कि 200 जो है उसके अलील्स होते हैं, उसके जो है 200 अलील्स होते हैं। तो सेम अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए और ज्यादा तफसील या डेटा जो होती है प्रॉब्लम के अंदर इतनी नहीं होती है, किसी भी एक वैल्यू जो है वो गिवन होता है, एक वैल्यू को वो देते हैं कि ये वैल्यू है। इसमें वैल्यू क्या दिया कि 6 आउट ऑफ 20 जो है वो डोमिनेंट, जैसे 20 अलील है उसके अंदर 6 अलील जो है डोमिनेंट है। 20 टोटल उस 10% की एक ट्रेड की जिस तरह से अलील होते हैं वो 20 होते हैं, उसके अंदर बताया गया है कि लाइक 6 जो है डोमिनेंट है। आप बताएं इसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या होगा। तो आपको जैसे वैल्यू तो गिवन है, डोमिनेंट दैट इज पी स्क्वायर, पी स्क्वायर जो डोमिनेंट होता है आपने पढ़ा है, पी स्क्वायर डोमिनेंट होता है, क्यू स्क्वायर वो होमोजाइगस ये डोमिनेंट है, और ये जो क्यू स्क्वायर जो रिसेसिव होती है वैल्यू। इसी तरह से अगर आपने तरीका भी सीखा है कि अलील फ्रीक्वेंसी कैसी है, टोटल नंबर ऑफ अलील जैसे 20 है, डोमिनेंट के कितने 6, तो आप क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.3। आगे हम आते हैं इसी तरह से 0.3 इज इक्वल टू जो है यकीनन क्या होगा, ये आगे होगा 30%। 0.3 इज इक्वल टू 30%। जैसे आपको पता है कि ये फार्मूला जो है P प्लस क्यू इस ये सिंपल जिस तरह से एक्सप्रेशन है। अब हमें जो वैल्यू किसकी मिली है, P की मिली है, वो कितनी है 0.3, Q हमें फाइंड करना इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंपल करेंगे तो क्या कैसे कर सकते हैं, ये Q की वैल्यू आ जाएगी, सो Q इज इक्वल टू 0.7, Q को 0.7 हो सकता है, 0.7 दैट इज 70%। तो रिसेसिव ट्रेट वहां पे 70% होगा, और जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो 30% होगा। किसी भी तरह से आपकी वैल्यू डेटा वगैरह मिले तो आप उसको इस तरह से जो है सिंपल कर सकते हैं। तरीका बहुत ही सिंपल है। ये टोटल नंबर ऑफ अलील है, पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अलील है, और उसको एक पर्टिकुलर ट्रेट होता है, पर्टिकुलर ट्रेट जो आपको बताया गया है वो, उससे आप इसको डिवाइड करेंगे टोटल से तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। अगर डोमिनेंट है तो आप P लिखेंगे, P अगर मिल जाए तो Q को मालूम कर सकते हैं, Q मिल जाए तो P को भी आपको मालूम करना आसान होता है। इस तरह से आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी से आगे कंटिन्यू हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को देखते हैं।
कि एवोल्यूशन कब होती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये एवोल्यूशन कब हो सकती है, कैसे पॉसिबल है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे पॉसिबल है। तो जैसे अभी हमने नोट किया कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ये स्टेबिलिटी है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, जैसे कोई चेंज नहीं आएगी जब तक 1 = 1 है, तो इसका मतलब है वो डीम जो है अनचेंज होती है, उसके अंदर कोई भी एवोल्यूशन नहीं होती है। एवोल्यूशन नाउ क्वेश्चन अराइज कब हो सकती है, एवोल्यूशन तब हो सकती है जब ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम अपसेट हो जाए। एवोल्यूशन तभी होगी जब ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम में अपसेट हो जाए, ये इसके अंदर कोई चेंज हो जाए, तो ही जो है एक नया कैरेक्टर एवोल्यूशन हो सकती है, वरना नहीं। जैसे शुरू में तो आपने देखा कि थ्योरीज बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने दी थी, जैसे लिमार्किज्म, वीजमैन की थ्योरी, डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी, डी वरीज की म्यूटेशन की थ्योरी। अब फाइनली वो कहते हैं कि ये जो चीजें होंगी तो जैसे नया कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है। अगर म्यूटेशन हो, अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो, या कोई नेचुरल सिलेक्शन की फोर्सेस होंगी, तो ही जो है एवोल्यूशन हो सकती है, तो ही जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, तो ही जो है न्यू ट्रेट या कैरेक्टर आ सकता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये पॉसिबल रीजन है, पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो सकती है। वरना जिस तरह से स्पीशीज कांस्टेंट रहती है, अनचेंज रहती है, उसके अंदर कोई भी चेंज या तब्दीली नहीं आती है जब तक 1 = 1 है। ये अपसेट हो सकता है इन रीजन की वजह से। जो पॉसिबल जिस तरह से रीजन बताए हैं साइंटिस्ट ने, उनके हवाले से हम देखते हैं कि एवोल्यूशन किस तरह से जो पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उनके अकॉर्डिंगली जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो बताते हैं, एवोल्यूशनिस्ट एक अभी रीजन हमने पढ़ा कि म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन आगे हो सकती है। म्यूटेशन किस तरह से, अगर जिस तरह से ग्रीन कलर की बीटल है उसके अंदर जैसे अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एक चेंज आ गई, ब्राउन कलर, ये वेरिएशन और देन ये म्यूटेशन हो गई, एक रीजन। इसी तरह से एक जस्ट बाय चांस के जरिए, अगर कोई जस्ट बाय चांस के जरिए एक पॉपुलेशन खत्म हो जाए, दूसरी रह जाए, जैसे पर्पल फ्लावर्ड प्लांट जो थे उसको काऊ खा गई। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ग्रीन बीटल्स हैं, ग्रीन बीटल पे जितनी पॉपुलेशन थी उस पे हमारे जो फुट आ गए, तो ये मर गई। रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बची ये जो है ब्राउन बीटल, तो ये क्या हो जाएगी, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से एक माइग्रेशन भी है, जैसे बुक में हमारे यहाँ नहीं है, माइग्रेशन है। जैसे आपको पता है कि ये जीन पूल सेपरेट है, ये जीन पूल सेपरेट है। अगर एक बीटल माइग्रेट होके इधर आती है तो ये इनका जीन पूल क्या होगा, जीन पूल शेयर होगा। जीन पूल शेयर होगा तो यानी न्यू कैरेक्टर आएगा। अब यहाँ से एक मेंबर आके इधर आ जाए, इधर आ जाए तो यकीनन इनके साथ इंटरब्रीड होगा, इंटरब्रीड होगा तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये हो सकती है कि एक न्यू ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं। ये पॉपुलेशन इधर भी जा सकती है, रिप्रोड्यूस होने के बाद इधर वापस आ जाए, माइग्रेशन होने की वजह से भी देन आगे जाके न्यू ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं। और चौथी जो पॉइंट है, पॉसिबल पॉइंट है जिसकी वजह से कहते हैं कि एवोल्यूशन हो सकती है, वो नेचुरल सिलेक्शन है। जैसे ये देखें बर्ड है, बर्ड क्या कर रहा है, बर्ड जैसे ग्रीन बीटल्स है इन सबको खा रहा है, बचेंगी कौन सी, अब बचेंगी जाहिर है वो ब्राउन बीटल बचेंगी जो इन्वायरमेंट के हवाले से एडजस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो कहते हैं कि ये जो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई एवोल्यूशन हो सकती है, जिसकी वजह से कोई जेनेटिक इक्विलिब्रियम अपसेट हो सकता है, और ये सारी रीजन इसमें पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सर्टेन फैक्टर्स हैं, सर्टेन फैक्टर्स कैन अपसेट द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। उसके अंदर जैसे फर्स्टली जैसे जीन में भी लॉस ऑल टुगेदर फ्रॉम अ पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ प्योर चांस जीन एक पॉपुलेशन से लॉस हो जाए। जैसे हमने देखा कि माइग्रेट होके दूसरी साइड पे गया, वहां पे जीन पूल के साथ शेयर हुआ, वापस भी आया, तो इसी तरह से हो सकता है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन। इसकी वजह से एक छोटी पॉपुलेशन अगर किसी ग्रुप की है तो उसमें ये चेंज आ सकती है। दूसरा रीजन फैक्टर जिसकी वजह से जेनेटिक इक्विलिब्रियम अपसेट हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से जैसे सडन कोई ऐसी रीजन या काज हो जिसकी वजह से एक ट्रेड या कैरेक्टर मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। जैसे पर्पल फ्लावर को काव ने खा दिया, या किसी पर्सन का पाँव आ गया जिस तरह से ग्रीन बीटल पे, तो उसका जो है वजूद ही खत्म हो गया। तो ये एक तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जैसे ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है, ये ग्रीन बीटल है ये सब मर रही है, इससे पाँव की वजह से रिमेनिंग कौन सी बचेंगी, रिमेनिंग बचेंगे ये जैसे ब्राउन बीटल, ये तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग पे आते हैं,
थोड़ा सा छोटा सा ये टॉपिक है कि जो छोटा सा टॉपिक है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज की मीनिंग होती है ऐसी स्पीशीज जिनका वजूद खतरे में हो, उसे हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, उसे हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। हेडिंग है पर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 1 पेज नंबर 8, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 है और उसके अंदर पेज नंबर 8 पे जो एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया गया है उसके अंदर एक एवोल्यूशनरी सीरीज बताते हैं कि कौन से कितने मिलियन ईयर्स अगो जो कौन सा ग्रुप जो है इवॉल्व हुआ था, फ्लोरिश किया, खत्म हुआ, वो सब कहानी मौजूद है। इसी तरह से साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जियोलॉजिकली या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर 5 मेजर इवेंट्स हुए थे किसके, एक्सटिंक्शन के। 5 बार ऐसे हुआ है प्लानिट अर्थ पे, मेजर जो प्लांट एनिमल माइक्रोबियल लाइफ थी वो सब मेजर खत्म हो चुके, उनके डिफरेंट टाइप खत्म हो गए, चंद एक बचे, चंद एक बचे। 5 बार ऐसा हो चुका है, यानी जो कुछ प्लानिट अर्थ पे था उसका बड़ा हिस्सा वो दब के मर के खत्म हो गया, चंद एक बचे। जो चंद एक बचे उसके अंदर दोबारा से एवोल्यूशन हुई है। मेजर एक्सटिंक्शन क्लियरली प्रोड्यूसेस द कंडीशन फॉर रैपिड एवोल्यूशन। जैसे मेजर एक्सटिंक्शन हुई है तो देन इस फेवर कर रही है कि वापस दोबारा से एक रैपिड जैसे एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो फ्यू प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे थे वो इस एक्सटेंशन प्रोसेस से बचे थे, वो फर्दर उन्होंने फ्लोरिश किया, उनके अंदर थोड़ी सी चेंज आई और दोबारा से ऐसे इतने नए टाइप के स्पीशीज बने। 5 मेजर जिस तरह से एक्सटेंशन हो चुकी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हवाले से, हमारा इतना कोई इसमें काम नहीं है, बस एक ही लफ्ज नोट करेंगे, 5 टाइम मेजर एक्सटेंशन हो चुकी है, 5 टाइम मेजर एक्सटेंशन हो चुकी है जिसके अंदर बहुत ही बड़ा प्लांट एनिमल और माइक्रोबियल लाइफ दब के खत्म हो गई है। जिसके फॉसिल रिकॉर्ड मिले उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं, फॉसिल रिकॉर्ड पूरी एज डिटरमाइन कर रहे हैं कि इस पीरियड के अंदर ये एनिमल मर के खत्म हुए थे, उसके फॉसिल मिले हैं, ठीक है, प्लांट वगैरह सब। तो एक तो चलो ये जियोलॉजिकल एक ऐसी चेंज हुई जिसकी वजह से स्पीशीज मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरे कौन से रीजन है जिसकी वजह से आजकल जैसे स्पीशीज मर रही है, खत्म हो रही है, उनका वजूद खत्म हो रहा है। पुराने दौर में चलो माना कि पुराने दौर में जिस तरह से डायनासोर जो है वो मर गए, खत्म हो गए, जियोलॉजिकल कोई चेंज आई होगी। रिसेंट हिस्ट्री के अंदर एक बर्ड है जिसका नेम था डोडो बर्ड, वो रिसेंटली वो खत्म हुआ है। वो क्यों खत्म हुआ है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं। उसके पॉसिबल रीजन के अंदर ये होता है कि एक कंपटीशन स्टार्ट होती है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उन सेम रिसोर्सेज के हवाले से उस पॉपुलेशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेस का मसला होता है, स्पेस का मतलब है हैबिटेट, रहने की जगह का मसला होता है। पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाए तो उनमें हैबिटेट का मसला होगा, जगह का मसला होगा। एक ऐसा एनिमल एक पर्टिकुलर ट्री पे रहता है, ट्री की तादाद पॉपुलेशन कम हो गई है और जो एनिमल रह रहा है उसकी ज्यादा हो गई, यकीनन तो कंपटीशन होगी जिसमें चंद एक एनिमल होंगे उनको रहने की जगह मिलेगी, बाकी एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होगा तो हो सकता है सराउंडिंग में उस किस्म के वो ट्रीज ना हो, बिकॉज उन ट्रीज पे वो अपना नेस्ट भी बनाता है, उन ट्रीज पे अपनी जो है न्यूट्रिशन भी हासिल करता है, फूड भी हासिल करता है। अगर वो उस किस्म का ट्री नहीं होगा तो देन वो एलिमिनेट हो जाएगा और मर जाएगा। उस ट्रीज से निकलेगा बाहर तो यकीनन कोई प्रीडेटर भी आ सकते हैं, एक्सपोज हो जाता है, वो एनिमल खा जाएंगे और इस तरह से वो इसकी तादाद दिन ब दिन कम होती जाती है। जिस जगह पे वो नई जगह पे जाके रहता है हो सकता है वहां पे पोल्यूशन ज्यादा हो, डिजीज लग जाए, वहां पे प्रीडेटर हो, वहां पे लोग उसको मार दें। तो इस तरह से क्या होगा कि जो ओरिजिनल प्लेस से वो निकला है वो देन उसके बाद पहले कंपटीशन हुई थी, उसके बाद वो निकला, वहां से बाद निकला तो देन जो है आगे उसका वजूद बरकरार नहीं होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जीएफ गाज एक पर्सन था जिसने एक प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन। कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन यानी पहले रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगी, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगी और जो एक पावरफुल होगा उसको रिसोर्सेज मिलेंगे और जो वीकर होगा उसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। जो वीकर होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूड का मतलब है कि वहां से वो निकल जाएगा। सेम वही प्रिंसिपल है जो डार्विनिज्म के अंदर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस थी,
इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे अगर इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स है और इसके लिए जो है रिसोर्स लिमिटेड है और दो इन एनिमल्स के अंदर जो है कंपटीशन हो रही है। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। विद इन द सेम स्पीशीज होगा उसे हम कहेंगे कि लाइक इंट्रा स्पेसिफिक। जैसे ये एक वल्चर है, डेड बॉडी है, अब ये रिसोर्सेज पे लड़ाई है, जिसको लाइक एक पावरफुल होगा उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, बाकी को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगी। ये स्पीशीज कहाँ जाएगी, एक नया इन्वायरमेंट सर्च करेगी। हो सकता है कि ऐसा इन्वायरमेंट ना मिले, ना मिले तो देन जो है रहने की जगह, फूड का मसला होगा, प्रीडेटर होंगे, तो इस तरह से ये एक्सक्लूड हो जाएगा और मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह से जो है स्पीशीज का तादाद जो है कम हो रहा है। इसी तरह से स्पीशीज का तादाद जो है कम हो रहा है, डे बाय डे उनकी तादाद कम हो रही है। तो वही सेम बात है कि अगर जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या सजेस्ट करता है कि सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान जैसे कंपटीशन होती है, एक को रिसोर्सेज मिलेंगे और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। जो एलिमिनेट होगा आगे उसका वजूद जो खतरे में पड़ जाता है, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज इस वक्त मौजूद हैं, पर हम एक जनरल बुक के हवाले से हम बात करेंगे। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके अंदर उस रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर एक रेन फॉरेस्ट है जिसे कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। इतनी ज्यादा उनकी तादाद है, इतनी अब जो है इतनी ज्यादा कटिंग हुई है कि सिर्फ 44% बचे, बाकी जो है सब खत्म हो गए कटिंग की वजह से। द मोस्ट थ्रेटेंड एरिया, द मोस्ट थ्रेटेंड एरिया ऑन द प्लैनेट अर्थ इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कटिंग रेट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये खत्म हो रहे हैं। अब जो है सिर्फ 44 बचे, बाकी सब परसेंटेज बचे, बाकी सब खत्म हो गए। फिर भी कहते हैं कि ये एक्यूरेट तो डेटा नहीं हो सकता, इससे भी ज्यादा जो है इतनी ज्यादा कटिंग हुई है कि इनकी तादाद और भी जैसे डे बाय डे कम होती जाती रही है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये जो ग्रीन लाइन्स जो आपको नजर आ रही है प्लैनेट अर्थ पे, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर होते हैं और जिनकी जो तादाद है वो डे बाय डे कम हो रही है, डे बाय डे कम हो रही है। और कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये इस तरह से कंपटीशन, एक्सक्लूजन, स्पीशीज का खत्म होना, उसके अंदर पॉसिबल रीजन या काजेज है, जिसके अंदर एक जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्लाइमेट चेंज होती है, फ्लड्स आती हैं, कहत आते हैं, और इसी तरह से और एनवायरमेंट फायर्स लगती है। तो अगर फायर लग जाए किसी एक फॉरेस्ट के अंदर तो कई स्पीशीज मर जाती हैं, इवन इंडेंजर्ड स्पीशीज क्यों ना वो एक ही स्टेज में मर जाती हैं, खत्म हो जाते हैं। पोल्यूशन हो तो उसकी वजह से स्पीशीज मर रही है, खत्म हो रही है। कल परसों जैसे एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ी व्हेल जो है मोर देन 30 फीट शायद, वो आके समंदर के किनारे पे आके मरी हुई आई, और उसके अगर डायसेक्ट किया जाए तो अंदर सिर्फ प्लास्टिक की बोटल्स होंगी। तो ये पोल्यूशन जो होती है, बॉटल मटेरियल, ये रेपर्स वगैरह जो हम फेंक देते हैं, अल्टीमेटली इन समंदरों में जाते हैं और ये ऐसी क्रिएचर ऐसे एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है। इन्वेजन ऑफ द फॉरेन स्पीशीज, इसकी वजह से भी जैसे ओरिजिनल जो जहाँ पे एक इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीशीज होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका तादाद कम होता जाता है। अगर कोई दूसरे इकोसिस्टम वाली स्पीशीज जो ओरिजिनल एक इकोसिस्टम है उसके अंदर अगर शामिल हो जाए तो वहाँ की ओरिजिनल रहने वाले हैबिटेट वाले जितने प्लांट, एनिमल, वो सब वहाँ से एक्सक्लूड हो जाते हैं। ये पॉसिबल रीजन है। तो इस तरह से कौन कौन सी जो है लाइक हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ग्रासलैंड भी खत्म हो रहे हैं, मार्शेज है, डेल्टा का एरिया है, डेजर्ट्स है, डीप सी वगैरह, ये सब इसको जो बहुत ज्यादा थ्रेट है। पाकिस्तान के अंदर किसी जमाने में चीता भी था, टाइगर भी था, एशियन लाइन, इंडियन राइनो, चीर पीजंट एक बर्ड था वो भी था, गजेल जो एंटीलोप या हिरन थे। अब ये पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दुनिया के अंदर मौजूद हैं पर पाकिस्तान में इनका वजूद नहीं मिलता है, क्योंकि हमने जो है काफी सारे रीजन, पोल्यूशन भी हो सकता है, हंटिंग भी हो सकता है, और इसी तरह से जो इनका नेचुरल हैबिटेट अगर वो लॉस किया है तब भी जिस तरह से ये सब चीजें हुई है। तो इस वक्त जो है करंटली जो मैमल्स हैं जिसमें वाइट इंडस डॉल्फिन है, ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन सखर बैराज के करीब है,
मैमल है, फिश लाइक बॉडी है पर मैमल है, उनकी तादाद फ्यू हंड्रेड है। दुनिया के अंदर ऐसा एनिमल और कहीं नहीं है, यूनिक एनिमल है। इसकी तादाद डे बाय डे कम हो रही है। ब्लैक बक जो काला हिरन है वो भी, क्रोकोडाइल, लियोपर्ड, ये सब आहिस्ता आहिस्ता इनका वजूद जो है कम हो रहा है, खतरे में हो रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और होबारा बस्टर्ड ये बर्ड्स हैं। व्हाइट हेडेड डक और मार्बल टील जो है ये बर्ड है, इनकी तादाद डे बाय डे कम हो रही है, इनकी तादाद, और ये नियर टू एक्सटेंशन है। एक पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान से ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जो है कम होती जा रही है। तो साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है, फ्यूचर के अंदर कि ये जो है खत्म हो जाए अगर इसी स्पीड के साथ अगर एक्सटिंक्शन का रेट हो। जिस तरह से ये ल्यूपर्ड है जो इस्लामाबाद के एरिया में जो पाया जाता है ल्यूपर्ड, और इसी तरह से ये स्नो ल्यूपर्ड है पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर पाया जाता है, इंडेंजर्ड है, इसका भी वजूद खतरे में है। और इसी तरह से ये गजल है, एंटीलोप गजल है, ये भी जिस तरह से इनका भी वजूद खतरे में है। इनका भी ऐसे एनिमल का बिकॉज हंटिंग भी ज्यादा, और इसी तरह से जो इनका हैबिटेट है वो भी लॉस हो रहा है। इसी तरह से ये चीर पीजेंट है, ये तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन है, सखर बैराज में Q100 के करीब है। ब्लैक बक पाकिस्तान के जो है इस चोलिस्तान वाले डेजर्ट में इसकी तादाद अभी है, खत्म। होबारा माइग्रेटरी बर्ड है, पाकिस्तान में आता है, चंद एक महीने रहता है, वापस माइग्रेट करके चला जाता है साइबेरिया की साइड पे, पर इसकी हंटिंग भी आता है तो बहुत ज्यादा होती है। व्हाइट हेडेड डक है, व्हाइट हेडेड डक है, ये इसका भी तादाद कम हो रहा है। मार्बल्ड टील है, एक्सटेंट के करीब है। ये क्रेन या कूंज है, हर साल ये माइग्रेटरी बर्ड है, पाकिस्तान में आता है चंद के महीने तक। तो ये जो है इनकी तादाद वजूद जो है बहुत ही ज्यादा खतरे में है। अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज को? 3 तरीके हैं कि जिन स्पीशीज को जो है बचाया जा सकता है। कौन से 3 तरीके हैं कि अगर इनकी मैनेजमेंट की जाए तो हम इन स्पीशीज को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक, नेशनल पार्क्स स्टेब्लिश किए जाएं। जैसे पाकिस्तान के अंदर 2-3 नेशनल पार्क्स के हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक हैदराबाद टू कराची का एरिया है, वहां से दरमियान में जैसे एक खीरथर जैसे रेंज आती है, माउंटेनियस रेंज है खीरथर रेंज, उसके अंदर खीरथर नेशनल पार्क है, वेरी वेल प्रोटेक्टेड एरिया होता है। और उसके अंदर जो एनिमल्स हैं नेचुरल हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, उनकी केयर की जाती है। केयर इस तरह से कि अगर कोई बीमार वगैरह होता है तो इलाज, हंटिंग से भी जो है रोकते हैं उनको, और अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट में वो उनकी तादाद जैसे मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है। नेशनल पार्क पंजाब के अंदर लाल सुहानरा जो है एक चोलिस्तान वाली साइड पे नेशनल पार्क मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर हिंगोल नेशनल पार्क है, वो मौजूद है। तो ऐसे नेशनल पार्क अगर ज्यादा स्टेब्लिश करेंगे तो उनको नेचुरल हैबिटेट मिलेगा और स्पीशीज का तादाद आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से ऐसे ट्रैक या रास्ते बनाए जाएं जिसके अंदर इनकी जो है फ्री मूवमेंट हो एनिमल की। जिस तरह से किसी भी जगह पे अगर रोड वगैरह बनाया जाए तो उसके ऊपर एक ऐसी ब्रिज वगैरह बनाई जाए जिसमें इनकी जो फ्री मूवमेंट हो। फ्री मूवमेंट होगी तो यकीनन जो है एनिमल डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो समझेंगे हाँ इसी इन्वायरमेंट में हम मौजूद है, वरना अदरवाइज वो वहीं से चले जाएंगे, वहीं से चले जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे तो फिर आगे एक जगह से निकलेंगे तो आगे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। लैंडस्केप को जो है प्रोटेक्ट किया जाए। लैंडस्केप का मतलब होता है, देखिए प्लांट स्पीशीज बहुत जरूरी होती है, प्लांट होंगे तो उसमें एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे। प्लांट ही होते हैं जो उनकी महफूज जगह घर बनाते छुपने के लिए, एग ले करने के लिए, यंग वन को जैसे छुपाने के लिए, उनको खाना प्रोवाइड भी वो प्लांट ही करते हैं। तो लैंडस्केप जो भी हो जिस हालत में उसको ऐसे बरकरार रहना चाहिए। आखिर में जिस तरह से एक जूस, जैसे जू जो है कि केजेस के अंदर, पिंजरों के अंदर जानवरों को बंद किया जाता है, जैसे बड़े शहरों के अंदर जू रखे हुए हैं, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर और भी इस्लामाबाद के अंदर और शहरों में, लाहौर के अंदर, जो जाहिर है एक स्टाफ होता है उसकी निगरानी में उसको जो फीडिंग भी की जाती है, पर होते नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं है, पिंजरों के अंदर बंद होते हैं। तो पर एटलीस्ट ये होगा कि अगर एक स्पीशीज है जो इंडेंजर्ड हो रही है, उसका वजूद खतरे में है, तो उसको जरा बचाया जा सकता है। सफारी, सफारी का मतलब होता है जैसे खास तौर पे सफारी अफ्रीका की बहुत ही दुनिया के अंदर मशहूर है। गाड़ियों के अंदर लोग ऐसे घूमते रहते हैं,
और नेचुरल एनवायरनमेंट में जो वो एनिमल वहां पे मौजूद होते हैं, बीच में कोई गिरिल वगैरह लगी होती है, जिसमें ये ऐसे कंट्री जो है इकोनॉमी भी बढ़ाते हैं, बिकॉज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से इनको देखने भी आते हैं लोग, तो इकोनॉमी भी बढ़ती है और एनिमल भी जो उनकी कंजर्वेशन भी हो जाती है। एंड बॉटनिकल गार्डन लगाएंगे, ऐसी स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज जो जिनका वजूद अगर खतरे में है, तो एक रिसर्च के इंस्टीट्यूट के तौर पे उस एरिया के अंदर वो प्लांट लगाएं, प्रोटेक्ट करें, ताकि वो उनके सीड वगैरह मल्टीप्लाई होते रहेंगे, एटलीस्ट एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। तो एक्सटिंक्शन की प्रोसेस को बचाने के लिए ये स्ट्रेटजीज की जाती हैं, जिसके जरिए यकीनन कोई जो मर रहे